दोस्तों आज एक शब्द बहुत चर्चा का विषय बन चुका है और वह है जेनजी। आज हर न्यूज़पेपर में वर्ल्ड वाइड एक शब्द जेनजी ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं। नेपाल के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो जेनजी के द्वारा ही किए गए थे और जेनजी इस बात के अंदर कामयाब रहा कि वहां की सरकार को पलटकर दूसरी सरकार बना दी गई। वही जेनजी का जो हवा है वो अब भारत के अंदर आ चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि वही जेनजी प्रोटेस्ट जो है वो भारत तक फैल चुका है। लद्दाख के अंदर कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जैसा कि विपक्ष की सरकार है और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जेनजी का आंदोलन भारत में भी शुरू हो चुका है। तो पहले तो शुरुआत के अंदर ही मैं इस बात का खंडन कर देता हूं कि भारत के अंदर जेनजी जैसा कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा है और ना आगे आने वाले समय के अंदर होगा, क्योंकि हम लोग इतने संवेदनशील नहीं हैं। मतलब हम लोग इस तरीके से अपनी संवेदनाओं को नहीं खोते हैं, हम लोग अपने पेशेंस को नहीं खोते हैं, क्योंकि हम लोग अपने संविधान के अनुसार चलते हैं। हम लोग अपनी सरकार का कहा मानते हैं और हमेशा अपनी सरकार के अनुसार, उनके बनाए गए नियमों के अनुसार चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार के बनाए गए नियम कई बार हमको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं और उनको बताते हैं कि ये नियम हमको पसंद नहीं है। लेकिन कतई भी जेनजी से इसको कंपेयर करना या फिर नेपाल जैसा आंदोलन भारत के अंदर हो चुका है वो कतई गलत है। सोनम वांगचुक जो कि आज एक हीरो हैं उन लोगों के लिए जो कि एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या कोई रिसर्च करना चाहते हैं या रेमन मैग्सेस अवार्ड जैसे कि इनको 2018 के अंदर मिला था, इनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो आज इनका जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने हाल ही में ये कहा है कि सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके स्टेटमेंट से लद्दाख के अंदर दंगे फैल गए हैं। इस बात की पुष्टि क्या होती है इसको आगे चलकर हम लोग लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन लद्दाख के अंदर क्या कुछ चल रहा है पहले आप लोग वो समझ लीजिए। लद्दाख के अंदर हाल ही में क्या हुआ कि वहां के जो लोग हैं जिनको आमतौर पर अब जेनजी कहा जा रहा है, उनके द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन वो शांतिपूर्वक चल रहा था। बीच में ही क्या हुआ कि वो जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था उसके अंदर हिंसा इंक्लूड हुई और वहां पर आगजनी होना शुरू हो गई। सीआरपीएफ की जो गाड़ियां हैं उनको जला दिया गया, सड़क पर प्रदर्शन किया गया, लोग वहां पर भारी संख्या के अंदर जुट गए और वहां पर लोगों के साथ में सीआरपीएफ जो है वो सीधा प्रोटेस्ट जो है वो करने लग गई। यहां पर एक लड़की आप लोग देख सकते हैं जो कि एक बैनर लिए हुए है जिस पर लिखा हुआ है सेव लद्दाख, लद्दाख को बचा लीजिए। एक छोटी सी बच्ची है जो कि डिमांड कर रही है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर शामिल कर लिया जाए। बहुत सारे लोग आज ये कह रहे हैं कि वहां के जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये भी पता नहीं है कि 6th शेड्यूल क्या होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्चुअली में क्या होता है कि ये लोग अपने अधिकारों के लिए बड़े अच्छे से वाकिफ होते हैं। भले ही उनको 6th शेड्यूल के बारे में पता ना हो, लेकिन ये लोग अपने अधिकारों को वहां पर लेना चाहते हैं। अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है, जो कोई भी आंदोलन होता है उसका जो नेतृत्व करता होता है उसको सब कुछ पता होता है कि 6th शेड्यूल क्या है, कैसे इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो शामिल होने वाले लोग हैं वो उसी व्यक्ति के साथ में अपनी संवेदनाओं के साथ में जुड़ते हैं, अपने जो है सेल्फ डिसीजन के साथ में जुड़ते हैं कि ये व्यक्ति जो है हमको आगे लेकर जाएगा। भले ही इस महिला को जो कि यहां पर बैठी हुई है इसको पता ना हो कि 6th शेड्यूल क्या है, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र का ये विकास देखना चाहती है। उसी विकास के साथ में एक बच्ची जो है वो बैनर को लेकर खड़ी है कि हमको भी 6th शेड्यूल के अंदर शामिल कर लिया जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी जो कार्यालय है वहां पर धरना प्रदर्शन हुए और वहां पर आगजनी, पूरे बीजेपी कार्यालय को वहां पर जला दिया गया। ये जो व्यक्ति यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको 6th शेड्यूल के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो पहले इन्हीं व्यक्ति के बारे में आप लोग को बताता हूं कि इनका नाम है सोनम वांगचुक। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। 3 इडियट्स फिल्म पूरी की पूरी इनके ऊपर फिल्माई गई है। जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर जो व्यक्ति था, मतलब आमिर खान ने जो रोल किया था, वो व्यक्ति पूरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। उसके बाद में एक लद्दाख के अंदर जो झील है उसके किनारे पेंगोंग लेक जो है उसके किनारे चला जाता है और वहां पर जाकर एक स्कूल को रन करता है। वो सारी घटनाक्रम जो है वो हमने देखा, वो इनके जीवन से जुड़ा हुआ बताया जाता है कि इस तरीके से ही इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, चाहे फिर वो सरकार के लिए भी हो या फिर लद्दाख के अंदर जो सोलर टेंट्स होते हैं, मतलब वहां के जो सैनिक हैं वो काफी परेशान रहते हैं सर्दी से, उनको गर्मी का एहसास दिलाने के लिए या फिर गर्मी दिलाने के लिए वहां पर सोलर टेंट्स का आविष्कार सबसे पहले सोनम वांगचुक के द्वारा ही किया गया था। और सोनम वांगचुक का यह मानना है कि लद्दाख जो कि पहले 2019 से पहले एक वहां पर एक स्टेट के अंदर आता था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, फिर जम्मू एंड कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद में लद्दाख की ऑटोनोमसी जो है, मतलब वहां के जो डिसीजंस हैं वो अब केंद्र सरकार के पास में चले गए हैं। हमारे पास में कोई भी डिसीजन नहीं है क्योंकि वहां की असेंबली अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना है।
इसलिए आज ये डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख के जो लोग हैं, लद्दाख के लोगों के लिए वहां के संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां के रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहां पर ट्राइबल जनजातियां, वहां पर ट्राइबल जो है वो रहती हैं, उनके लिए वहां के जो लैंड एरियाज हैं, वहां के जो जंगल हैं, वहां के रिसोर्सेज हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो सरकार जो है वो हमसे इनको छीन रही है, वहां पर माइनिंग वगैरह कर रही है। इसीलिए अगर इस एरिया को 6th शेड्यूल के अंदर अगर शामिल कर लिया जाता है तो वहां पर 2 प्रकार की काउंसिल्स होती हैं। जब कभी भी कोई भी बाहरी कोई सरकार या हम लोग कहें कि केंद्र सरकार भी अगर वहां पर कोई भी आकर माइनिंग वगैरह करे तो उस काउंसिल से उनको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में ही ऐसा हो पाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को शामिल कर लिया जाता है। इसको लेकर ये दिल्ली से यानी कि लद्दाख से दिल्ली तक कई बार मार्च भी कर चुके हैं। ये आंदोलन 5 साल तक चला है, शांतिपूर्वक चलता है। इन्होंने कई बार जो है अनशन किए हैं। इस बार भी ये अनशन के ऊपर बैठे थे। इन्होंने कहा था कि अभी मैं अनशन कर रहा हूं, और ये अनशन का लगभग 13वां दिन था जिस दिन ये हिंसा भड़क गई थी। और फिर ये कहते हैं कि मैं हिंसा के सख्त विरोध के अंदर हूं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि लद्दाख के अंदर हिंसा बढ़े। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि आखिरकार 6th शेड्यूल क्या है और सरकार को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो 6th शेड्यूल के अंदर को शामिल नहीं कर रहा है। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये चैलेंज ऐसा है जो कि आपको अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को और क्लैरिफाई करेगा कि आपका टारगेट कहां पर है। क्योंकि एक्चुअल में जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर हर्डल्स को डालता है, बाधाओं को डालता है, लेकिन आपको वो गोल जो है वो क्लियर नजर नहीं आता। मैं चाहता हूं कि आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए बड़ा विस्तार से देखते हैं। आप लोग को यहां पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप के अंदर लद्दाख का पूरा रीजन आप लोग को दिखाई दे रहा है। यहां पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो भी आप लोग को यहां पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग इसको 2 रीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लेह का एरिया है और दूसरा जो एरिया है वो है कारगिल का एरिया। ये जो कारगिल का एरिया है, यहां पर अक्सर मुस्लिम जो है जनजातियां यहां पर रहती हैं, जबकि ये जो एरिया है ये बुद्धिज्म को मानता है। यहां पर शिया मुस्लिम्स रहते हैं, शिया बाहुल्य यहां पर क्षेत्र है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इसीलिए इनकी एक डिमांड ये भी है कि एक लोकसभा सीट हमको लद्दाख से मिल जाए और एक लोकसभा सीट जो है वो हमको कारगिल से मिल जाए। अगर ये मिल जाती है तो हमारी जो मांग है, हमारी जो आवाज है वो संसद तक पहुंच पाएगी और वहां पर जाकर हम लोग अपनी बात को रख पाएंगे ताकि हमारे लिए भी कानून बन सके। तो सबसे पहले हम लोग 6th शेड्यूल को पढ़ते हैं। हमारे भारतीय संविधान के अंदर कुल 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों के अंदर से एक अनुसूची है, वो है 6th शेड्यूल। कईयों को ये भी जो है वो जानकारी नहीं है कि आखिरकार शेड्यूल क्या होता है। जब भी आप कोई किताब खरीदते हैं तो किताब के अंदर शुरुआत के अंदर एक इंडेक्स होता है जिसमें यह लिखा रहता है कि आगे जाकर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपको और पढ़ने को मिलेगा। वैसे ही उस इंडेक्स के तौर पर हम लोग शेड्यूल को मान सकते हैं कि हमारे उस इंडेक्स के अंदर टोटल 12 जो है वो सूचियां बनी हुई हैं। उसके अंदर से ही एक शेड्यूल है, वो है 6th शेड्यूल। अब 6th शेड्यूल जो कि आर्टिकल 244 सब सेक्शन 2 से रिलेट करती है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट के जहां पर ट्राइबल एरियाज हैं और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की काउंसिल के पास में है। अर्थात ये जो 4 एरियाज आप लोग देख रहे हैं, 4 स्टेट्स आप लोग देख रहे हैं, वहां पर जनजातियां इतनी सेंसिटिव हैं कि उनसे कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, आगे जाकर वो समाप्त हो सकती है। इसीलिए इन 4 स्टेट्स के अंदर इनको विशेष दर्जा दिया गया है और उनके संसाधनों को बचाए रखने के लिए वहां पर एक काउंसिल भी बनाई गई है, जो कि काउंसिल इनका ध्यान रखती है कि आखिरकार इनके राइट्स, इनके कल्चर, इनके जो रिसोर्सेज है उनको कैसे बचा कर रखना चाहिए। इसके साथ में अगर कोई भी मान लीजिए कोई कंपनी आती है तो उनको उस काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर वो इस एरिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अन्यथा वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। साथ ही के अंदर यहां पर कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन्स बनाए गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। अब गवर्नर के पास में पावर होती है कि वो आखिरकार कैसे इसको ऑर्गेनाइज करता है, कैसे रीऑर्गेनाइज करता है और कैसे रीडिफाइन करता है। ये प्रॉपर पावर जो है वो किसके पास में होती है? गवर्नर के पास में, कि आखिरकार वो एरिया कौन सा है जहां पर ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा रहती है और उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, ये गवर्नर के पास में पावर होती है। इसके लिए अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स बनाई गई हैं। मैं आपको अगर शॉर्ट में समझाना चाहूं तो ये काउंसिल्स वो होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं उस एरिया का, उस स्टेट का, कि आखिरकार वहां पर जो ट्राइबल जो जनजातियां रह रही हैं, पॉपुलेशन रह रही है, उनके लिए कैसे कैसे व्यवस्था करनी है। तो जब भी कोई कंपनी या कोई सरकार यहां पर आना चाहती है, माइनिंग करना चाहती है, तो उनको इस काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये जो काउंसिल है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं एडीसीज और
ARCs। अब इसके अंदर टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 26 इलेक्टेड होते हैं और 4 मेंबर जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इसका जो टेन्योर होता है इस काउंसिल का वो 5 साल का होता है और 5 साल के बाद में ये डिसॉल्व हो जाती है, फिर से वापस से बनाई जाती है। ऐसा करते हुए ये 5 साल का अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा करती है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो ADCs हैं और ARCs हैं, इनके पास में ये पावर है कि उस एरिया का लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिज, इनहेरिटेंस और सोशल कस्टम्स, ये सब कुछ जो है यही काउंसिल डिसाइड्स करती हैं। इनके परमिशन के बिना यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता है, इसीलिए लेजिस्लेटिव पावर जो है वो भी इनके पास में होती है। अब एक्चुअली में क्या है कि इन्हीं काउंसिल के पास में राइट होते हैं कि वहां पर जो एरियाज हैं उनको आखिरकार कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इनके लिए सेफ गार्ड जो है वो भी बनकर आता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि 6 शेड्यूल के अंदर जो जो एरिया शामिल होते हैं उनको ये सारी प्रोटेक्शन मिलती है, उनको सारी फैसिलिटीज जो है वो देखने को मिलती है। अब बात यह है कि ये जो काउंसिल्स बनाई गई हैं वो पूरा ध्यान रखती हैं कि आखिरकार उस एरिया का डेवलपमेंट कैसे करना है, उनके रिसोर्सेज को कैसे काम में लेना है, वहां की जो कल्चर है, वहां की जो लैंग्वेज है, जैसे भोटी है, पुर्गी है, इनको आखिरकार किस तरीके से हम लोग को बचा कर रखना है, तो ये सारा काम इनका है। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लद्दाख के अंदर 6 शेड्यूल नहीं है, इसीलिए केंद्र सरकार आसानी से वहां पर एक्सेस लेती है और माइनिंग करना शुरू कर देती है। इस बिहाफ पर लद्दाख के लोगों का यह कहना है कि अगर आप लोग यहां पर माइनिंग करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम लोग उसको ठीक तरीके से बाहर जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास में लैंड तो वैसे ही कम है, जमीन तो वैसे ही कम है, ऊपर से अगर आपने यहां पर माइनिंग करना शुरू कर दिया तो हमारी जो ट्राइबल्स हैं वो काफी हद तक जो है डाइवर्सिटी, यानी कि वो क्या हो जाएंगी, वहां से लुप्त हो जाएंगी, वहां से खत्म हो जाएंगी, तो हमारे ऊपर खतरा हो सकता है। साथ ही में टूरिज्म जो है यहां पर आता है, यहां पर जो है वो प्लास्टिक फेंक कर जाता है, हमारे इकोसिस्टम को यहां पे काफी हार्म होता है, ऐसा इनका कहना है। ये सब कुछ चल रहा था और सोनम वांगचुक ने कहा कि हम लोग एक शांतिपूर्वक यहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मैं अनशन के ऊपर बैठूंगा। ऐसा अनाउंसमेंट जो है वो सोनम वांगचुक ने किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया गया कि हम लोग बीजेपी जो कार्यालय है उसके सामने एकत्रित होंगे और अपना धरना प्रदर्शन जो है उसको तेज करेंगे। सोशल मीडिया पर जैसे ही अनाउंस हुआ तो सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए और हिंसा प्रदर्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ गई और सीआरपीएफ की गाड़ियां तक वहां पर जला दी गई। बीजेपी का जो कार्यालय था वो भी आग के हवाले कर दिया गया। तो लद्दाख के अंदर इस तरीके से 4 लोगों की मौत हो गई, 72 लोग जो है वो इसके अंदर घायल हो गए। इन सारी बातों का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लद्दाख हिंसा पर केंद्र ने कहा कि वांगचुक ने लोगों को भड़काया है, लेकिन वांगचुक का इसमें क्या कहना है? सोनम वांगचुक का कहना है कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चलकर गए, आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इस बेवकूफी को बंद करे और हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन को रोक रहे हैं। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे घटनाक्रम को बेवकूफी जो है वो करार देते हैं। हम लोग युवा पीढ़ी से अपील करते हैं कि वो पीछे की तरफ हट जाए। अब बेसिकली इन प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग क्या है? पहली मांग तो यह है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के साथ में ही यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती थी, लेकिन 2019 के अंदर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया। अब 6 शेड्यूल जो है इसके तहत संवैधानिक सुरक्षा ये चाहते हैं, साथ ही में कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट चाहते हैं। मतलब एक सीट तो कारगिल से और एक सीट जो है वो लेह से चाहते हैं। सरकारी नौकरी के अंदर भी यहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को एक आरक्षण जो है मिलना चाहिए, वहां पर एक जगह मिलनी चाहिए। अब पुलिस की तरफ से भी यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जैसे रोमी सिंह यहां पर लिखा हुआ है, आईएएस हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं लेह के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि बिना किसी परमिशन के आप कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। पूरी की पूरी इसमें लिखा हुआ है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो आंदोलन हो चुका है इसको कंपेयर किया जा रहा है जेएनजी जो कि नेपाल के अंदर हुआ है, जो कि सरासर गलत है। बात यह भी है कि अगर सोनम वांगचुक को इतना ही कुछ करना होता, हिंसक आंदोलन करने होते, तो ये बहुत पहले कर चुके होते। एक्चुअली में क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो नेपाल से की खबरों को भी देख रहे थे, तो उनको ये लगने लगा अपने ही अंदाज से कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। जबकि सोनम वांगचुक ने कभी भी जो है इसको इनिशिएट नहीं किया था, वो अपनी जो अनशन थे उसके अंदर जारी थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि नेता की बात कई बार नहीं मानी जाती। हम लोग गांधी जी का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे इसके अंदर।
आप लोग को पता होगा कि 1920 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने कहा था कि हम लोग कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 1923 के अंदर चोरा चोरी कांड होता है, यह शायद 22 के अंदर हुआ था। तो चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने हिंसा को देखते हुए अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। वैसे ही कुछ यहां पर जो है हमको देखने को मिला है। तो बात यह है कि उसमें गांधी जी को थोड़ी हम लोग जिम्मेदार ठहरा देंगे, लेकिन आज केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को वहां पर जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर असहयोग आंदोलन के लिए भी जो हिंसा हुई थी उसके लिए क्या गांधी जी जिम्मेदार थे? तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन बात यह है कि इसका एक सॉल्यूशन चाहिए। क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। लद्दाख यानी कि सरकार का यह कहना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कमेटी इस पे बना दी है, वो विचार करेगी और उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो हम लोग इस पे आगे कार्रवाई करेंगे, सरकार का यह कहना है। अब आगे ये देखना होगा कि आखिरकार इसके अंदर क्या सामने निकलकर आता है। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें एलन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग किस तरीके से यानी कि काम को किस तरीके से करते हैं, वो तरीके मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं। साथ ही में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 175 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है वो आपकी जिंदगी को, मतलब ये मान के चलिए कि जिंदगी की जो गाड़ी जो पटरी के ऊपर चल रही है उस पटरी को तोड़ देगा और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी गाड़ी को पटरी पर रखिए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।